गुजरा हुआ कल इंग्लिश का था और आने वाला कल सोशल साइंस का है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है 2024 से 2025 का। ठीक है। और दोस्तों आने वाला कल जो है ना वो है क्या है, 11 दिसंबर 2024। ठीक है। तो आज आपके पास समय है दोस्तों, आज आप लोग अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से रिवीजन कर लें। और मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ दोस्तों वो वायरल रहता है। ठीक है, वायरल प्रश्न रहते हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और जो है दोस्तों एग्जाम में अच्छे से जो है स्कोर करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें क्लास 10 के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपको मालूम है कि सोशल साइंस का पेपर होने वाला है 11 दिसंबर 2024 को। और दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे चैनल पर, इसलिए आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा ना तो आपको जो है सो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए, आप चूको ना। ठीक है। और दोस्तों आपको ये बता दें कि प्री बोर्ड 2024 से 25 के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई जा रही है और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसमें अंबार लगा हुआ है। आप सारे क्वेश्चन को एकदम करके जाएंगे, ये आपको मैं कह रहा हूँ। दोस्तों अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लाऊंगा आपके फाइनल एग्जाम के भी रिगार्डिंग। अब यहाँ पे लगातार वीडियो आ रही है। ठीक है। तो आप लोग दोस्तों अभी से इस चैनल पर जो है सो अपना जो है सो ये पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, पूरा आप देखते रहिएगा कि क्या मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ आप सभी को। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, हमारे एसएसटी के क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो आ गए दोस्तों वो है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह ले आप। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है कि वह राज्य जहाँ के राजनीति सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों वह राज्य जहाँ पर उसकी राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर के बनती है ना, यानी कि पॉलिटिकल जो पावर होता है वो है सो आपका यहाँ पे सोशल कल्चर और इकोनॉमिक, सोशल कल्चर और सोशल कल्चर बोलते हैं ना इसको, मतलब सांस्कृतिक, मतलब सांस्कृतिक सभ्यता से मिलकर बनती है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, कल्याणकारी राज्य, राष्ट्र राज्य, गणराज्य और राजतंत्र। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि ऑप्शन जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य उसको बोलते हैं दोस्तों जहाँ की राजनीतिक सत्ता जो है सो वहाँ की सांस्कृतिक सत्ता पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि वहाँ की संस्कृति और वहाँ की सांस्कृतिक सभ्यता से मिलकर के बनाई जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या है कि दोस्तों रक्त और लोहा के नीति का अवलंबन जो है सो किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने और काबूर ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है यहाँ पे, तो बिस्मार्क ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन ये है। तो महात्मा गांधी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा और डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा। तो आपको पता है कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है सो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। ऑप्शन नंबर जो है सो आपका ए हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपका जो है सो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है सो 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में, 1928 नहीं हुआ था, गलती हो जाएगा, 1931 गलती हो जाएगा, 1932 गलती हो जाएगा, 1930, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देख रहे हैं बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। दोस्तों ब्रिटेन में और रूस में, अमेरिका में और जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाला मार्ग को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग बता दें तो उसको बोलते हैं रेशम मार्ग चाहे सिल्क मार्ग, आप याद रखिएगा। सूती मार्ग मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है रेशम मार्ग। ठीक है, तो आप लोग रेशम याद रखिएगा, सिल्क को बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है रेशम का और हिंदी है सो रेशम ही है, तो सिल्क मार्ग को ही रेशम मार्ग बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि भारत में पहली बार, यानी कि भारत में पहली है ना, जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में पहली जूट मिल जो है सो मुंबई में, अच्छा जूट मिल बोला है ना, बंगाल में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगर कपड़ा मिल बोलता तो मुंबई में। ठीक है, आपको पूछता कि भारत में पहली जो है सो कपड़ा मिल है ना, या फिर कपड़ा उद्योग कहाँ स्थापित की गई थी, तो मुंबई में। लेकिन यहाँ जूट बोला गया है, तो जूट कहाँ है दोस्तों, बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल आपका ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ठीक है,
तो सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग और लौह इस्पात उद्योग। तो आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग जो है सो दोस्तों लौह इस्पात उद्योग है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। आपको पता ही झारखंड में काफ़ी फेमस है टाटा एंड स्टील आयरन जो भी कंपनी है, जो जमशेदपुर में है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। लोहा का जो उद्योग काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है, साथ में स्टील का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों द्वारा लाया गया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया, तो पुर्तगालियों द्वारा। जी हाँ, राइट है, पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। पुर्तगाली बोला गया यूरोपियों को, ठीक है, यूरोपियन लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। डच द्वारा गलती हो जाएगा, फ्रांसीसी द्वारा गलती हो जाएगा और अंग्रेजों द्वारा गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम जो है दोस्तों वो है डायमंड सूत्र, ठीक है। बाइबल नहीं होगा और याओ नहीं होगा, कुरान भी नहीं होगा, डायमंड सूत्र होगा, ठीक है, डायमंड सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेल्जियम के मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, मतलब बेल्जियम में है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। जर्मन, डच और फ्रेंच, और जर्मन, डच तथा फ्रेंच। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। जर्मन, डच भी बोला जाता है और फ्रेंच भाषा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संघात्मक सरकार किस देश में है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीन और भारत और फ्रांस और जापान। दोस्तों संघात्मक सरकार जो है ना भारत में ही आपको मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जो है सो बी हो जाएगा, ठीक है, इंडिया, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश दोस्तों किसका है, वो तो ईसाई बहुल और हिंदू बहुल और इस्लाम बहुल और सिख बहुल। तो आपको पता है ईसाई बहुल, यहाँ पे ईसाई काफ़ी ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। चलिए नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है। 4% से कम, 5% से कम, 7% से कम और 10% से कम। तो दोस्तों राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है सो 5% से भी कम है, ठीक है, 5% से कम है। ऑप्शन नंबर जो है सो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, तो वो आपका धर्म प्रधान है, हिंदू है कि मुस्लिम है कि धर्मनिरपेक्ष है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। और ऐसे पूछता है कि भारत एक ऐसा देश है तो लोकतांत्रिक भी रहता है, ठीक है। अगर वो बोला जाए मतलब ये शासन प्रणाली के अकॉर्डिंग तो वो लोकतांत्रिक है, ठीक है। और संविधान के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 16वां प्रश्न किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है। तो राजतंत्र, लोकतंत्र और सैनिक तंत्र और तानाशाही सरकार। तो आपको दोस्तों को मालूम है कि सरकार सबसे जो है ना बेहतर मानी जाती है वो लोकतंत्र। अभी हमने आपको बताया था। तो शासन के अकॉर्डिंग जो है हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है और संविधान के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्ष वाला देश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा, यानी कि हमारा सबसे बेहतर माना जाने वाला सरकार जो है सो लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है। लोग अपने राय से, अपने विचार से, अपने वोट से चुनते हैं अपने शासक को। तो इसलिए लोकतंत्र यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग आंसर करिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देख पा रहे हैं कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग होते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप बात करें सिविक्स से तो वो क्या है दोस्तों, तो 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 3। तो आपको पता है क्या है सो आपका है संघ शासन व्यवस्था और राज्य और समवर्ती, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न देख रहे हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। बहुजन समाज, क्रांतिकारी आंदोलन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आधुनिकता। तो दोस्तों जो है सो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत जो है सो क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है। देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या है दोस्तों कि 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है। तो 8वीं सूची अनुसूची में और 9वीं अनुसूची में और 10वीं और 11वीं। तो आपको पता है दोस्तों हमारी 8वीं अनुसूची में भारत के जो है सो मुख्य रूप से 22 भाषाओं को रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
ए वाला ऑप्शन, ठीक है, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि धार्मिक आधार पर, ठीक है, धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप क्या है दोस्तों? तो धार्मिक है कि राजनीतिक है कि आर्थिक है कि सामाजिक है? देखिए धार्मिक आधार पर जो है सो हमारा राजनीतिक, धार्मिक आधार पर जो है सो हमारा सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है क्या? राजनीतिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बी कर लीजिएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, कब पारित किया गया? अक्टूबर 2005 को, जनवरी 2006 को, मार्च 2006 को और जुलाई 2007 को। तो आपको पता है कि इसका जो आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, अक्टूबर को ही दोस्तों सूचना का अधिकार पारित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 22वां प्रश्न अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, ठीक है। तो 24 जनवरी को, 15 जुलाई को, 24 दिसंबर को और इनमें से कोई नहीं, तो 24 दिसंबर को। अभी आ रहा है 24 दिसंबर, अगर आ रहा है तो उस दिन क्या मनाएंगे हम लोग के द्वारा और पूरा देश के द्वारा नेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, 24 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सो करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों विकसित देश कहलाता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा तो वो देश विकसित कहलाएगा, डेवलप्ड कंट्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और अविकसित तो होगा नहीं और अर्ध विकसित तो होगा ही नहीं और इनमें से कोई तो ये होगा ही नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर ए कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो कृषि, औद्योगिक और सेवा और प्राथमिक। तो तृतीय क्षेत्र में दोस्तों केवल सर्विस मिलता है, केवल सेवा मिलता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो दोस्तों कोई भी देश का विकास जो है ना वहाँ के प्रति व्यक्ति आय पर और वहाँ के औसत साक्षरता दर पर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर पर, यानी कि आय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, यानी कि सभी पर, इन सभी के आधार पर दोस्तों किसी भी देश की जो है सो डेवलपमेंट और बोल सकते हैं विकास जो है सो आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। 26 देख पा रहे हैं कि क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 3 है ना, 4 तो नहीं होंगे और 5 तो नहीं होंगे और क्या हो जाएंगे? 3, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, ठीक है। तो क्षेत्र जो है सो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सी कर लेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 27वां प्रश्न क्या दोस्तों कि ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, अभी दोस्तों हमने जो बताया था ना क्वेश्चन 26, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यापारी तथा साहूकार और बैंक तथा संबंधी साहूकार तथा बैंक और सहकारी संस्थाएं तथा बैंक। तो दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि ऋण के अनियमित स्रोत कौन है? अनियमित स्रोत तो व्यापारी तथा साहूकार, ठीक है। व्यापारी तथा साहूकार जो है सो इनसे आपको ऋण है सो इजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अनियमित स्रोत हो जाते हैं, ठीक है। इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यानी कि वो ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए 28 चलते हैं। 28वां प्रश्न दोस्तों देख पा रहे हैं। 28वां प्रश्न क्या है कि भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में दोस्तों करेंसी को कौन जारी करता है? तो वाणिज्य बैंकों द्वारा होता है जारी, कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, जो है आपका इंडियन रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यही जो है सो हमारे कंट्री में मुद्रा जारी करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दोस्तों कि निम्न में से किस को वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है? ठीक है, कृषि क्षेत्र को और सेवा क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र को और उद्योग को। तो आपको मालूम है कि वैश्वीकरण में सबसे दोस्तों अगर किसी को नुकसान हुआ है और कम फायदा हुआ है तो वो है कृषि क्षेत्र, ठीक है। बाकी आगे जो है सो सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है, और जो भी है हमारा औद्योगिक क्षेत्र उन सबको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन किसानी क्षेत्र में किसान लोगों को उतना फायदा नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब आपका जो है सो डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स को हम लोग अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में जोड़ेंगे, यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे। घरेलू का मतलब समझ आ रहा है, घरेलू मतलब अपना इंडिया का इकोनॉमिक को हम मान लें कि विदेशों की इकोनॉमिक से जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? तो उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? वैश्वीकरण। आपको यहाँ से वैश्वीकरण का एक आपको डेफिनेशन भी जो है सो दोस्तों तैयार हो गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं भाई? तो
बोल सकते हैं कि वैश्वीकरण वह व्यवस्था है जहाँ पर, या फिर वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जहाँ घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है। ठीक है, वो हो गया वैश्वीकरण। चलिए, बाकी राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, निजीकरण नहीं होगा और उदारीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों देख पा रहे हैं, 31वां प्रश्न क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जलोढ़ मृदा, खादर और रेगड़ और बांगर। तो आपको पता है काली मृदा को रेगड़ मृदा, यानी कि एक और नाम है इसका, रेगड़ मृदा से के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है सो क्षेत्रफल पठारी भाग है? तो दोस्तों 27%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 27% दोस्तों हमारा जो है सो भारत का जो जमीनी हिस्सा है वो पठार में सम्मिलित है, मतलब पठारी इलाका है। ठीक है, ए रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा और डी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें तो वो है मिल्पा। ठीक है, मिल्पा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मिल्पा है सो अमेरिका के झूम खेती का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल को कहते हैं दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं? रबड़ को बोलते हैं? तो नहीं होगा। ठीक है, क्या जूट को बोलते हैं? तो जी हाँ, जूट। ठीक है, इंग्लिश में जूट, हिंदी में क्या बोलते हैं बताएं आप लोग? जूट जूट ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बांध भारत के आधुनिक मंदिर है, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने? तो रॉन्ग है। भीमराव अम्बेडकर जी ने? तो रॉन्ग है। महात्मा गांधी ने? रॉन्ग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, आपको याद होगा, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का आंसर कर लेंगे। और आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का द्वारा जो है दोस्तों झारखंड में भी एक डैम को जो है सो दोस्तों ये किया गया था उद्घाटन। तो उस डैम का नाम क्या है आप लोग बताइएगा, अगर कमेंट में आप बताइएगा अगर आपको आता है आपको तो। ठीक है, मेरा सवाल क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा झारखंड के कौन से डैम को जो है सो ये उद्घाटन किया गया था? ठीक है, आज़ादी के तुरंत बाद, बताइएगा आप लोग। चलिए देखते हैं 36वां प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो उड़ीसा दोस्तों जो है सो बॉक्साइट का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, उड़ीसा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों क्या है कि भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूट हमारा भारत में होता तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है कि पश्चिम बंगाल है कि उत्तर प्रदेश है कि महाराष्ट्र है? तो पश्चिम बंगाल में जूट काफ़ी ज़्यादा उगता है दोस्तों, है ना, काफ़ी ज़्यादा इसको उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, 38वां प्रश्न देख पा रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और पश्चिम बंगाल में। तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य जो है सो राजस्थान में। ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित और निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और उपरोक्त सभी। तो आपको पता है सभी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो 1960 को, 1961 को, 1962 को और 1963 को। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा, याद रखिएगा 1960 को, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इसमें हमने करीब 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के हैं थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं ना। देख रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि पिकेटिंग क्या है, पिकेटिंग क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, अब बार बार रिपीटिंग ये क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं आपकी, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो पिकेटिंग का क्या अर्थ है दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप या फिर एक ऐसा मार्ग जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता पर रोक देते हैं। पिकेटिंग का मतलब होता है दोस्तों रास्ता ब्लॉक कर देना। अगर कोई मान लीजिए कि कर्मचारी या ट्रक या फिर बोल सकते हैं कि वाहन या फिर कर्मी
बोल सकते हैं अगर फैक्ट्री या फिर ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो उसके रास्ते को ब्लॉक कर देना, उसको बोलते हैं पिकेटिंग। तो पिकेटिंग, और वो भी प्रदर्शन के द्वारा, मैंने बोलते हैं उसको चक्का जाम, रोड जाम उसको बोलते हैं। तो प्रदर्शन या विरोध, आप देखते हो कभी कभी कोई मामला को लेकर के हमारे झारखंड में, चाहे हमारे सड़क, हमारे सिटी में, हमारे सड़क में, हमारे NH को, मतलब नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाता है, ठीक है। तो पिकेटिंग का एक उदाहरण है। पिकेटिंग क्या है दोस्तों? प्रदर्शन या विरोध का एक रूप जहाँ पे लोग दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता को रोक देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कि मैटरनिक युग क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, लिखा हुआ है मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था, ठीक है। ये बहुत ही मतलब दयनीय टाइप का मतलब शासक था, चांसलर था, और उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। मतलब राज करो, है ना, सब लोग जियो लेकिन चेंज नहीं होगा कोई चीज़, जो चीज़ चल रहा है चल रहा है। 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मैटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, मैटरनिक युग दोस्तों कब से कब तक का कहा गया है? तो 1815 से, ठीक है, 1815 से 1848 के बीच का काल को बोला गया है मैटरनिक काल, ठीक है, या फिर मैटरनिक युग। ये दोस्तों काफ़ी जो है सो मतलब बोल सकते हैं कि रूढ़िवादी विचार का मतलब शासक था, ठीक है। चलिए, ये कौन था? तो मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद रखिएगा, यहाँ में पूछता है कि मैटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं? तो शासन की व्यवस्था में शासक समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समान भागीदारी होती है, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, शासन में दोस्तों जहाँ पे समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की समान भागीदारी होती है, यानी कि यहाँ पे नेता का और जनता का समान भागीदारी यहाँ होता है, उसको बोलते हैं क्या? सत्ता की साझेदारी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, मतलब केंद्रीय, राज्य और स्थानीय, ये तीनों सरकार क्या है? सत्ता की साझेदारी में ही अपने आप को क्या कर रहे हैं? शासक माने हुए हैं और शासन की प्रक्रिया में योगदान दे रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि दबाव समूह किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दबाव समूह 12 पूछता है यहाँ में। दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें कुल लोगों द्वारा अपनी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका राजनीतिक पर जो है सो प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है, परंतु यह अपने नीतियों से राजनीति को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह पता है क्या दोस्तों? दबाव समूह हम लोग हो गए आम जनता, नेता और सरकार द्वारा बोल सकते हैं बनाए गए नियम कानून को अगर हम लोग को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर दबाव डालते हैं, ये हमें पसंद नहीं है, इस तरह से हम लोग अपना डायरेक्टली उस पर क्या करते हैं? अपना जो है सो ये विरोध प्रदर्शन करते हैं और सरकार की नीतियों को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि दबाव समूह एक हम लोग जनता के द्वारा ही तैयार किया जाता है, ठीक है। और दबाव अगर नहीं डालेंगे तो सरकार क्या करेगी? मनमानी नियम कानून को स्थापित करती जाएगी और हमारे लोक कल्याण में दोस्तों कभी कभी बाधाएं उत्पन्न करवाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? दबाव समूह का सहारा लेते हैं और सरकार के अच्छे नियम कानून के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, और जो नियम कानून हमारे लिए सही नहीं है उसके लिए हम लोग विरोध करते हैं, ठीक है। चलिए, और इससे सरकार की जो नीतियाँ हैं और राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती है। याद रखिएगा, दबाव समूह से ही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों, गहन कृषि क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गहन कृषि किसे कहते हैं? तो गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार का जो है सो उदाहरण बोल सकते हैं, जिसे भूमि पर अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। श्रम साध्य कृषि है जहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि मतलब दोस्तों बहुत ही घना कृषि करना, बहुत ही ज़्यादा खेती करना, किसके लिए? तो अधिक आबादी के लिए, अधिक जनसंख्या के लिए, ठीक है। और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और बोल सकते हैं जैव रासायनिक खाद बोल सकते हैं डाला जाता है खेत में, क्योंकि जो तो क्या बोलते हैं उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए इसलिए, ठीक है। तो गहन कृषि से क्या समझते हैं? नाम से चल रहा है पता, गहरा कृषि है ना, काफ़ी ज़्यादा खेती कर रहा कोई गहन कृषि कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देख पा रहे क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो कृषि आधारित उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें कच्चा माल किसानों के खेतों से आता है और कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग
आपको पता है कि दोस्तों अगर चीनी बनाना हो तो गन्ना गन्ना क्या गन्ना किसानों से आएगा, फिर चीनी बनेगा। तो वही बोला, चीनी उद्योग क्या है, कृषि आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग, देखिए सूती कपड़ा कब बनेगा, जब तक कॉटन का उपयोग, कॉटन मतलब रुई और कपास का उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग भी क्या है दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग है। फिर वनस्पति तेल उद्योग, ठीक है, रबड़ उद्योग, दुग्ध व्यवस्था या फिर व्यवसाय और खाद बीज उत्पादन, ठीक है, और पशु आहार इत्यादि सब क्या है, सब हमारे जो है सो कृषि आधारित उद्योग है। किसानी होगा तभी सबका मतलब जो है सो व्यापार होगा, नहीं तो फिर उनका व्यापार ठप हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देख रहे हैं औसत आय सब क्या समझते हैं, व्हाट इज जो है सो एवरेज इनकम इंग्लिश से बोल सकते हैं। जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस प्राप्त राशि को औसत आय कहा जाता है, ठीक है। औसत आय का दोस्तों फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देश का कुल आबादी बटे कुल जनसंख्या, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं क्या कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी गतिविधियां जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है तो उसे हम जो है सो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। दोस्तों जहाँ पर दोस्तों प्रकृति का सपोर्ट से, प्रकृति की मदद से जो भी चीज़ उत्पादन करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं, जैसे जंगल हो गया, जंगल से लकड़ी प्राप्त करेंगे, है ना, जड़ी बूटी प्राप्त करेंगे, ठीक है, ये सब क्या हो गया प्राकृतिक। या फिर खेत प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहाँ से हम लोग प्रकृति द्वारा प्राप्त प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं वो क्या, प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देख रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, इसका व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर सुनिए क्या है, 18वीं सदी के अंत से पूर्व तक गुजरात सूरत बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तथा लाल सागर बंदरगाह से जुड़ा हुआ था और 1750 के दशक के पश्चात इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला पड़ता गया, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी और यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापार पर यायदारी अधिकार हासिल कर लेने से सूरत व हुगली दोनों बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए और जिससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय ढंग से कमी आई और 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाले व्यापार 16 करोड़ से गिरकर केवल 30 लाख रह गया, दूसरी और बम्बई नए बंदरगाह के रूप में उभर आए थे। दोस्तों भारतीय बोल सकते हैं भारतीय सौदागरों द्वारा दोस्तों यहाँ पे सूरत बंदरगाह में नियंत्रण मतलब कमज़ोर पड़ गया था, जिस कारण से यहाँ पे जो भी थे यहाँ पे अंग्रेज बोल सकते हैं आप और यूरोपीय बोल सकते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे अधिकार जमा लिया गया और दोस्तों इसी को बोला गया सूरत बंदरगाह हाशिए पे चला गया। कब चला गया दोस्तों, तो 18वीं सदी के आसपास में, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी करें। देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश संसद ने 19वीं सदी या फिर शताब्दी बोल सकते हैं में जो कानून अपने भूस्वामियों के हित की रक्षा के लिए पास किए उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। यहाँ पहले पूछता है कॉर्न लॉ किसे कहते हैं दोस्तों, तो कॉर्न लॉ किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं कि सरकार क्या किया है। फिर इस कॉर्न लॉ द्वारा विदेशों से आने वाली मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान लोगों ने हाहाकार मचा दी तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया। समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। इसी में थोड़ा सा अगला पॉइंट है, थोड़ा पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि इस कानून को हटाने के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। खाद्य सामग्री सस्ती हो गई जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ हुआ। कॉर्न लॉ जब तक लगा हुआ था तब तक यहाँ के लोगों को मतलब खाद्य अनाजों में काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगाई देखने को मिला। ले जैसे ही यहाँ पे ये कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया गया तो लोग का जो है दोस्तों खाद्य सामग्री सस्ती हो गई और मतलब लोगों का जीवन यापन थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है। उन लोग अपने भुखमरी का सामना जो कर रहे थे वो खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं क्या है कि जब खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में ब्रिटेन आने लगी तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था मतलब भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम में से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो
भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता ये है दोस्तों कि भारत के संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, एक संघ और एक राज्य। ठीक है, संघ सरकार और राज्य सरकार। पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा होता है दोस्तों, आपको पता है। मतलब केंद्र सरकार एक ही है, राज्य सरकार अलग अलग है, तो इसके द्वारा हमारा देश का संचालन होता है। राज्य सरकार क्या करता है, वो प्रावधान यहाँ पे राज्य के संचालन के लिए राज्य सरकार का प्रावधान किया गया है। शक्तियों का बंटवारा भी केंद्र और राज्य के बीच में ही होता है, आपको मालूम है। तो संविधान में विषय के 3 सूचियाँ के अंतर्गत कर दिया गया है। ठीक है, बेल्जियम में केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें हैं। बेल्जियम में भी क्या है दोस्तों, हमारा झारखंड हमारा देश से मिलता जुलता है। ठीक है, बेल्जियम में भी हमारा देश से मिलता जुलता क्या शासन व्यवस्था है। तो बेल्जियम में केंद्र और राज्य स्तरों की सरकारें हैं और दोनों सरकारें अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम से अलग एक विशेषता, अब अलग दिखते हैं क्या है, वो तो सेम था, अब अलग क्या दिखते हैं, अलग है कि भारत और बेल्जियम दोनों देश में के भीतर तीसरी स्तर की सरकार है, परंतु भारत में बेल्जियम की भांति कोई सामुदायिक सरकार नहीं है जो अलग अलग जातियों, सांस्कृतिक और शैक्षणिक और भाषाई हितों की रक्षा करती है। आपको पता है कि बेल्जियम में दोस्तों भाषा के आधार पर, समुदाय के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर और जाति के आधार पर अलग अलग सरकारें हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ये सब भी आई है और बहुत ही सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लंबा आंसर चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या दोस्तों कि सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीतिक को प्रभावित करती है। तो सामाजिक विभाजन हर छोटे बड़े देशों में विद्यमान है। आपको पता है कि हर देश में जो है सो सामाजिक विभाजन है। ठीक है, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे कोई समुदाय को लेकर के हो। यदि सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाए तो उनका परिणाम बड़ा भयानक हो सकता है। राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, अब आपको पता है अगर कोई जाति, धर्म या फिर समाज को बांट करके अगर बांटा जाए तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे कौन एंट्री मारता है, तो राजनीतिक दल है ना। देखते नहीं हमारे इंडिया में जात के नाम पे जो है सो पार्टियाँ जीत रही है, जात के नाम पर यहाँ पे राजनीति होता है, आपको पता है। तो इसलिए विभाजन अगर हमारे भारत में नहीं होगा ना तो हमारा जो है सो देश का शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलेगा और हमारा देश का जो है विकास होगा। लेकिन यहाँ पे आधा जातिवाद और आधा सामुदायिकवाद को लेकर के ही हमारा जो देश बर्बाद है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि यहाँ पे विभाजन से क्या है, हमारा बहुत बड़ा भयानक परिणाम होता है देश का। चलिए, जब भी राजनीतिक दल कुछ सामाजिक विभाजन को अपना समर्थन देते हैं तब इससे राजनीतिक विभाजन होने की संभावना रहती है। साथ ही यदि यह सामाजिक विभाजन या उनसे जुड़ी राजनीतिक पार्टियां संविधान की मर्यादा में न रहते हुए कार्य करें तो यहाँ विभाजन सदा ही हानिकारक साबित होता है ना। आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए कि सामाजिक विभाजन जरा सा भी हो गया तो नेता लोग, पार्टियां लोग अगर थोड़ा सा समर्थन दे दिए कि हाँ हम आपकी जाति के लिए करेंगे, आपके धर्म के लिए करेंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा भयानक स्वरूप देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे जातिवाद सबसे पहले शुरू होता है। ठीक है, और देश को बांटने का कार्य किया जाता है, तो बहुत ही बुरा हाल होता है हमारे कंट्री का। थोड़ा सा आगे देखते हैं, उदाहरण हम एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण में। ठीक है, उदाहरण क्या लिखा हुआ है कि उत्तरी आयरलैंड का धार्मिक विभाजन जातीय राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। आयरलैंड में ईसाई धर्म के 2 प्रमुख समुदाय हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। उत्तरी भाग में 53% प्रोटेस्टेंट थे और 44% रोमन कैथोलिक निवास करते थे। है तो ईसाई ही, लेकिन दोनों ईसाई को बांट दिया गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नाम से बांट दिया गया। ठीक है, काफ़ी समय से इन दोनों गुटों के बीच झगड़ा चल रहा था। कैथोलिक उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में शामिल करना चाहते थे और प्रोटेस्टेंट जो थे वो है सो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे। इसके कारण वर्षों तक हिंसा हुई और हजारों लोग मारे गए और अंत में दोनों पक्षों ने 1998 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए और संघर्ष विराम की घोषणा हुई। देख रहे दोस्तों, अगर समाज को बांटने का काम किया जाएगा ना तो दोनों समाज आपस में लड़ के कट के मर जाएंगे। ठीक है, तो उसको शांत करने का एक ही तरीका है कि संधि कर लेना या फिर समझौता कर लेना। तो इस तरीके से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाइयों के बीच में दोस्तों समझौता हुआ। कब हुआ? 1998 में एक शांति समझौता हुआ और वे लोग जो है सो अब शांतिपूर्वक रहते हैं, अब लड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कितना बुरा परिणाम हुआ। लाखों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग मारे गए, काफ़ी हिंसा हुई। ठीक है, बाकी अर्थव्यवस्था चौपट हुई होगी सो अलग। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि
भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं। देखिए सरकार हमारे जो है इंडिया की है वो कृषि के उत्पादन के लिए कौन कौन से टेक्निक अपनाए हैं वो देखते हैं। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत जो है दोस्तों अब दूसरा नंबर पर आता है। आपको पता है कि भारत दूसरा नंबर पर आता जरूर है, लेकिन अब पहला नंबर पर लगभग आ चुका है, क्योंकि इस बार सर्वे में पता चला। चलिए, इतनी बड़ी जनसंख्या का भोजन उपलब्ध कराने हेतु कृषि में विस्तार के लिए सरकार के द्वारा विशेष कार्य किए गए हैं जो निम्नलिखित है। ठीक है, पहला जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यानी कि जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रयास किया गया झारखंड नहीं, पूरा गवर्नमेंट बोल सकते हैं, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कृषि में उत्पाद में वृद्धि के लिए सरकार ने सबसे पहला कार्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, क्योंकि भारत के लिए यह अभिशाप था। इस योजना के अंतर्गत जमींदारों से जमीन लेकर भूमिहीन किसानों को दी जाती थी और दी गई, और जमीन के न्याय संगत और समान वितरण को सुनिश्चित बनाने के लिए जोतों की सुनिश्चित बनाने के लिए, है ना, जोतों की सीमा निश्चित की गई। ठीक है दोस्तों, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया हमारे इंडिया में। दूसरा इसका बोल सकते हैं सरकार का स्टेप है क्या, खेतों की चकबंदी। भारत में अधिकतर किसानों के पास जोतों का बहुत छोटा आकार है और बिखरे हुए हैं। सरकार ने इसे चकबंदी के जरिए बड़ा करने का प्रयास किया। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है कि हाइब्रिड बीजों का उपयोग। सरकार ने हाइब्रिड बीजों पर ध्यान दिया। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा आधुनिक बीजों के विकास के लिए कई संस्थाएं बनाए गए, जिसमें बीजों को विकसित किया गया और हाइब्रिड बनाया गया। ठीक है, और उसमें गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। और चौथा दोस्तों क्या है, खाद एवं उर्वरकों का उपयोग। ठीक है, भारतीय कृषि में अब रासायनिक खाद प्रयोग होने लगा है, जिससे उपज शक्ति में वृद्धि हो रही है, और सरकार ने उर्वरकों के निर्माण के लिए कई उद्योगों का निर्माण भी किया है। ठीक है, और दोस्तों पांचवा है कीटनाशकों का प्रयोग या उपयोग बोल सकते हैं आप। तो फसलों में अत्यधिक कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, बीमारियों मतलब होने के डर से बीमारियां हो जाती है, जिससे बचाने के लिए सरकार ने क्या किया, कीटनाशक का प्रयोग पे जोर दिया। ठीक है, और दोस्तों कृषि में आधुनिक का प्रयोग देख रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा कृषि यंत्रों का निर्माण में जोर दिया गया और आधुनिक कृषि यंत्र बनाए गए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, है ना, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इन उपकरणों के जरिए किसानों के समय में बचत हुई और फसल भी सुरक्षित होने लगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से भारत सरकार ने कई योजनाओं को अपनाकर कृषि के विकास में अपना अहम योगदान दिया, जिससे आज भारतीय कृषि का वैश्वीकरण हो चुका है और भारत खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है और निर्यात में अहम योगदान दे रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि हमारे भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। तो ये चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। सड़क परिवहन के तीन गुण क्या क्या है, आइए देखते हैं। देख रहे हैं, सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। इसका निर्माण दोस्तों बहुत ऊंचे स्थानों या किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। सड़क परिवहन दोस्तों रेलवे की अपेक्षा कम पूंजी में तैयार हो जाता है और इसका कहीं भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सड़क परिवहन सुविधाजनक है। ठीक है, साधारण व्यक्ति की पहुंच के अंदर है और 24 घंटे उपलब्ध है। ठीक है, और देखते हैं अगला क्या है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे दूध हो गया, सब्जी हो गया आदि का विभिन्न क्षेत्रों में ढोने की सुविधा प्रदान करती है। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तथा साथ ही किसानों का ज्ञान भी बढ़ता है। ठीक है, ये था सड़क परिवहन का 3 गुण। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ में आता है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि वह प्रणाली, 1 मिनट, क्या लिखा हुआ है, वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं के वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी कि दोस्तों वह प्रणाली जहाँ पे पैसा का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, अगर आप चावल उगाते हैं और हम चीनी उगाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो आपको चीनी चाहिए तो मैं चीनी दे दिया आपको 1 किलो और आप हमको 1 किलो उसके बदले चावल दे दिए। तो इस तरह की चीज़ों को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया, जहाँ पे मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, अब तो ये नहीं चलता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है,
कि आप उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे। ठीक है, आप उपभोक्ता क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहला जागरूकता का परिचय। हमें वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, गारंटी और सेवाओं का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि हमें खरीदी गई वस्तुओं की नकद रसीद मांगनी चाहिए ताकि भविष्य में तथ्यों के तौर पर इसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है, आप सामान खरीदते हैं तो आप रसीद जरूर लें, ये हम लोग कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, हमें अपनी उचित शिकायतों को अवश्य दर्ज कराना चाहिए जिससे अन्य लोगों को प्रोत्साहन मिले। दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट खराब है, कोई वस्तु खराब है, तो हमें उन्हें कंप्लेन करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें मतलब जो है सो चुपचाप लगा देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या है कि हमें अपनी शिकायतों पर क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता संगठनों की सहायता लेनी चाहिए और समय समय पर उनका सहयोग भी करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, कि हमें अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, साथ ही इन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो ये हमारे उपभोक्ता के लिए दोस्तों ये सब कदम है, हम लोग को ये सब उठाना चाहिए। ठीक है, और हमें इस चीज़ से जागरूक होना चाहिए। हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों, कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, व्याख्या करें। तो उद्योग ने 4 प्रकार से प्रदूषण को जन्म दिया है। ठीक है, पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो ये है। आपको पता है वायु प्रदूषण क्या है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं कि उद्योगों से निकलने वाले धुआं या वायु जल दोनों को प्रदूषित करता है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल में सल्फर डाइऑक्साइड वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से अवांछनीय गैसों की मात्रा बढ़ रही है और बढ़ जाती है और वायु प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, ये वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि वायु में धुआं तथा धुंध मिले रहते हैं जिससे वायुमंडल प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या है, चौथा क्या है कि उद्योगों से निकला हुआ कचरा है ना विषाक्त होता है और भूमि तथा मिट्टी को प्रदूषित करता है। और जिस समय पर्यावरण के विभिन्न तत्व प्रदूषित हो जाते हैं तो पूरा पर्यावरण क्षति हो जाता है। तो ये सब चीज़ था दोस्तों कि किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है हमारे भारत में नहीं, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड में। तो दोस्तों यही चीज़ थे, ये सब क्वेश्चंस थे, ये सब चीज़ें थी। आप सभी को देखिए, बढ़िया से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव को देख लें। सब्जेक्टिव भी मैंने जो कराया है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो है सो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो भी सिलेक्टिव रहेगा, इसको तब तक आप लोग देख लें, समझ लें, फिर आगे का भी जो है सो प्रिपरेशन होता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी और भी हम इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोग से फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग नए चैनल पर आए तो मैं कहूँगा सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि लगातार आप वीडियो आपकी जो सो अपलोड की जा रही है इस चैनल पर। दोस्तों सभी को थैंक्स, सभी को जोहार, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी का वेलकम रहेगा हमेशा। चलिए दोस्तों, बाकी क्या कमी रह गई आप कमेंट जरूर करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी दोस्तों आप सभी को ऑल द बेस्ट।